नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज जनहित में। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देश भर में कोरोना अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 6,155 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही कोविड की डेली पॉजिटिविटी रेट अगर बात करें तो 5.63% हो गई है और जबकि वीकली पॉजिटिविटी रिपोर्ट 3.47% तक जा पहुंची है। यानी कि ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूपी, उत्तराखंड सहित कुछ अन्य राज्यों में मौतों से दहशत का माहौल बन रहा है। उधर आशंकाओं के बीच बच्चों पर खतरा मंडराने लगा है। बदलते मौसम में बड़ी संख्या में बच्चे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शिकार हो रहे हैं और आगरा में तकरीबन 80 बच्चे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अस्पताल में भर्ती हुए हैं। चिंताजनक है ये स्थिति को देखते हुए। ऐसे में आशंका इस बात की है कि क्या ये फिर एक और लहर की दस्तक है। इसको लेकर क्या वाकई सतर्क रहने की जरूरत है। जनहित देश भर में कोरोना अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 6,155 नए मामले दर्ज किए गए और इसके साथ ही कोविड की डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़ती जा रही है। करीब 5.63% हो गई है, जबकि वीकली 3.47% तक पहुंच चुकी है। उत्तराखंड सहित यूपी और उत्तराखंड सहित कुछ अन्य राज्यों के में मौतों का जो आंकड़ा है वो डराने वाला नजर आ रहा है। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना से साल 2023 में पहली मौत का मामला सामने आया है। प्रदेश में अभी तक ओमिक्रॉन के ताजा वेरिएंट के कारण मौत का यह मामला दिख रहा है। लखनऊ में कोरोना से एक वृद्धा की मौत हो गई। कोविड-19 के कारण इस साल यह पहली मौत है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 35 लोग संक्रमित हुए हैं। एनसीआर में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दिख रही है। नोएडा और गाजियाबाद में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। इसको लेकर प्रशासन की ओर से विशेष रूप से दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। कोरोना अब तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 6,155 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही कोविड की डेली पॉजिटिविटी रेट 5.63%, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रिपोर्ट 3.47% तक जा पहुंची है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब देश में कोविड के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 31,194 हो गई है। वहीं शुक्रवार को देश में कोरोना के 6,050 केस और गुरुवार को 5,335 मामले दर्ज किए गए थे। 6 महीने बाद देश में एक दिन में इतने केस मिले थे। कोरोना के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। लिहाजा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। इस मीटिंग में मनसुख मंडाविया ने कोविड-19 के प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों और राज्य के साथ कोविड-19 टीकाकरण के प्रोसेस को रिव्यू किया। बात राजधानी दिल्ली की करें तो यहाँ शुक्रवार को 24 घंटे में कोरोना के 733 केस दर्ज किए गए, जबकि 2 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 19.93% है। उधर महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोरोना के 926 नए केस दर्ज हुए, जबकि 3 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। राज्य में फिलहाल कोरोना के 4,487 एक्टिव केस है। मुंबई में कोरोना के शुक्रवार को 276 नए एक्टिव केस मिले हैं। हालांकि मुंबई में अभी तक कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। बता दें कि राजस्थान में शुक्रवार को कोरोना के 122 नए मामले दर्ज किए गए। इन 122 मामलों में 34 मामले अकेले जयपुर से सामने आए। इस तरह राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 382 हो गई है। हैरान करने वाली बात यह है, भारत में मिल रहे कोरोना केसों में 38% केस नए वेरिएंट XBB
1.16 के मिल रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग पर नजर रखने वाली INSA-CoG ने गुरुवार को बताया कि मार्च के तीसरे हफ्ते तक लिए गए सैंपल में ओमिक्रॉन का XBB वेरिएंट सबसे ज्यादा पाया गया है। क्या है XBB वेरिएंट? XBB 1.16 कोरोना के सब वेरिएंट ओमिक्रॉन का वेरिएंट है। XBB 1.16 XBB 1.5 से 140% तेजी से फैल सकता है। यह XBB 1.5 की तुलना में कहीं अधिक आक्रामक है। कोरोना के नए वेरिएंट के लक्षण पहले की तरह ही हैं। कोई नया लक्षण सामने नहीं आया है। मौसम बदलने के कारण फ्लू के मामलों में वृद्धि हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों का बड़ा कारण संक्रमितों को आइसोलेट नहीं होना है। कोरोना संक्रमितों के बाहर निकलने के कारण इस प्रकार की समस्या बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार अपील की जा रही है, संक्रमित मरीज खुद को आइसोलेट रखें। अगर उन्हें कोई परेशानी नहीं है तब भी उन्हें अन्य लहर के जैसे ही खुद को अलग करके रखना है। इसी से अन्य लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस पूरे मामले पर पैनी नजर रखी जा रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन दिनों वायरल फ्लू और कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार हावी होता जा रहा है। नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा और अधिक बढ़ गया है। उन्हें निमोनिया हो रहा है। ऐसे में उन्हें एडमिट भी करना पड़ रहा है, क्योंकि सीरियस कंडीशन होने के चलते हॉस्पिटलाइज कराना पड़ सकता है। और आगरा की अगर बात करें तो SN मेडिकल कॉलेज के बालरोग विभाग के डॉक्टर नीरज यादव ने बताया कि बच्चों को सर्दी, जुकाम, बुखार काफ़ी हो रहा है। OPD में ऐसे बच्चों की संख्या की भरमार है। बच्चों में पसलियां चलने और निमोनिया होने की भी समस्याएं हो रही हैं और ऐसे में उन्हें एडमिट करना पड़ रहा है। अस्पताल में 80 बच्चे एडमिट किए गए हैं। इनमें से लगभग 25 बच्चों को निमोनिया की शिकायत मिली है और इन बच्चों का उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर नीरज ने यह भी बताया कि इन दिनों कोरोना वायरस सहित फ्लू व बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है उनका खतरा अत्यधिक बढ़ गया है। इसीलिए बच्चों को संभाल कर रखें, उन्हें भीड़ भाड़ वाले स्थान पर ना ले जाएं। यदि घर में किसी को बुखार, जुकाम या खांसी की समस्या है तो बच्चों को उनसे थोड़ा दूरी पर रखें, यानी कि डिस्टेंस को मेंटेन करके रखें। और इसके साथ ही बच्चों को पानी खूब पिलाएं, उन्हें समय से खाना खिलाएं। यदि बच्चा सुस्त दिखाई दे तो उसका टेम्परेचर चेक करते रहें। उसे खांसी या बुखार हो तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। आपको बता दें कि बदलते मौसम के साथ नौनिहाल पेट संबंधी रोगों की चपेट में आ गए हैं और 14 वर्ष तक के बच्चे उल्टी और डायरिया से पीड़ित हो गए हैं। डॉक्टर नीरज का कहना है कि अगर बच्चों को सही खान पान दिया जाए तो उन्हें इन संचारी रोगों से बचाया जा सकता है, यानी कि अवेयरनेस की ज़रूरत। ठीक इलाज मिलेगा तो बच्चे एडमिट होंगे। और मैंने देखा है कोविड के बाद यहाँ पे आम जनता में काफ़ी अच्छा मैसेज गया है। उसके पश्चात जो है ना, बच्चे जो प्राइवेट में इलाज नहीं करा सकते या ज़्यादा क्रिटिकल है, प्राइवेट में उन्हें लेते नहीं हैं, उन लोगों को हम लोग सभी को भर्ती करते हैं। भर्ती करने के बाद बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स आया, बहुत अच्छा रिजल्ट हैं। तो एक मैसेज गया है कम्युनिटी में, तो पेशेंट इनपुट बढ़ा है। दिक्कत क्या आ रही है डॉक्टर साहब बच्चों को? डायरिया क्या है, क्या दिमागी बुखार है? इस समय डायरिया काफ़ी ज़्यादा है। डायरिया के साथ कुछ बच्चे पीलिया के भी आ रहे हैं, कुछ बच्चे टाइफाइड फीवर के भी हैं, कुछ बच्चे निमोनिया के भी हैं। इसके साथ साथ एनीमिया, थैलेसीमिया हमारे यहाँ है। थैलेसीमिया में सभी बच्चों को मुफ्त में दवाएं दी जाती हैं। इसके साथ साथ सभी उनकी जांचें फ्री करते हैं। इसके साथ साथ हीमोफीलिया में हम लोग फैक्टर लगवाते हैं सभी बच्चों को जिनको ब्लीडिंग वगैरह डिसऑर्डर होता है पैदाइशी। तो इस कारण जो है सारी सुविधाएं मिलती हैं।
तो इस कारण पेशेंट इनको जैसे मौसम बदला है उसमें मौसम के हिसाब से क्या आपको इस समय थोड़ा सा वायरल फीवर का इंसिडेंस बढ़ा है। इसके साथ साथ एक्चुअली थोड़ा सा कोविड का भी चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि सभी प्रिकॉशन लें, जैसे जो है कोविड को प्राइमरी जो प्रिकॉशन है हमारे, जैसे मास्क लगाना, डिस्टेंस मेंटेन करना, हैंड वॉश करना, सैनिटाइजर यूज करना, अगर किसी को सर्दी जुकाम है तो मास्क लगा के रखें। देखिए, इसमें ज़्यादातर आप अगर देखें तो डायरिया या इस टाइप की चीज़ों में ज़्यादातर आप जो पानी पीते हैं उसमें से संक्रमण होने की इसकी संभावना बढ़ जाती है, खासतौर से जैसे आप जॉन्डिस के केसेस भी दिखाई पड़े हैं, और ये बिल्कुल आवश्यक है। और इसके साथ अभी देखा गया है कि क्षेत्रों में मीजल्स के केसेस भी आ रहे हैं, और ये केसेस सिर्फ इन कारण है कि लोगों ने जिन्होंने इम्यूनाइजेशन नहीं कराया है और उनके कारण उनमें दिक्कत आ रही है। अभी हमारी टीम कुछ इस्लाम नगर के क्षेत्रों में गई थी, वहाँ पे भी लोगों ने बिल्कुल अपनी जांच नहीं कराई। तो स्वास्थ्य विभाग उन्हीं की मदद कर सकता है जो अपनी मदद खुद करना चाहें। जहाँ पे हमारी आवश्यकता है आप हमारा सहयोग लें, हमें सहयोग दें और इन सारी संक्रमित जनित बीमारियों से अपने आप को बचा लें। इस समय संचारी महारोग चल रहा है, जिसमें विगत आप आगे भी आने में जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जून जुलाई पानी गिरेगा, तो ये संख्या बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। तो इसमें अपने घरों की साफ़ सफाई करना, जहाँ पानी स्टोर हो सकते हैं उनकी सफाई करना, अपने विभिन्न विभागों द्वारा झाड़ी काटना, नालियों को साफ़ करना, साफ़ सफाई रखना, इन सब कार्य किए जाने। करीब 11 विभाग से ऊपर लगे हुए हैं इसमें। तो कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जहान है, और अगर एक शरीर को स्वस्थ रखा जाए तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सुखी जीवन कहा जा सकते हैं। जनहित में वापस लौटेंगे और सीधे रुख करते हैं देवरिया का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जैसा कि सामाजिक मुद्दों को हम जनहित में उठाते हैं, लेकिन ये जो सबसे अहम मुद्दा है हेल्थ को लेकर, और इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट सामने आ गया है। इसको लेकर हम चर्चा करेंगे कि और ज़्यादा कैसे सतर्क हो पाएं ताकि हम स्वस्थ रहें और सतर्क रहें, ताकि ऐसे वायरल और इन्फेक्शन से बचा जा सके। हमारे साथ डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं और दर्शक भी अपनी राय साझा कर सकते हैं। डॉक्टर अशंक एरन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एमडी हैं पीडियाट्रिक्स के, रुड़की से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर नीरज जी हैं, विभागाध्यक्ष हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं, आगरा से जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। SN संखवार जी हैं, KGMU CMS हैं, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत आपसे कर लेते हैं SN संखवार जी। कोरोना का जो नया वेरिएंट अब सामने आ रहा है, जिसको लेकर एक डर भी आम जनता में देखने को मिल रहा है, क्या ये उतना ही घातक है, उतनी ही सतर्कता बरतने की जरूरत है? अनम्यूट करिएगा सर। सभी लोगों को मेरा नमस्कार जी। अब जैसा कि कोरोना शब्द से ही पहले घबराहट होती रही है, अब कोरोना का कोई भी वेरिएंट हो परेशानी तो करता ही है। हालांकि उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जगह जगह मैं देखता हूँ बिल्कुल सहजता से लोग लेते हैं, और फिर जब दिक्कतें बढ़ जाती हैं और कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तब फिर सरकार पे दोषारोपण करते हैं, जबकि सरकार की ओर से क्लियर कट गाइडलाइन है कि कोरोना के लिए जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करना है, लेकिन नहीं करते हैं। तो खुद ही जागरूक रहना है, और आपका मीडिया का विशेष रोल रहता है, हमेशा लोगों को सतर्क करते हैं, तो लोगों को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, जिनमें इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा होती है, उनमें बीमारी खतरनाक है। इससे कुछ मृत्यु भी हुई है। अभी हमारे यहाँ KGMU में एक पेशेंट था, उसको कई बीमारियां थी, साथ में कोविड पॉजिटिव भी था, उसका निधन हो गया। तो इन बातों का ध्यान रखना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और जो जागरूकता वाले अभियान मीडिया द्वारा और जन सामान्य द्वारा चलाए जाते हैं, उनका पालन करें। जान है तो जहान है, ये ख्याल रखना चाहिए, और एक दूसरे में बताएं भी कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। बिल्कुल, खुद भी जागरूक रहें और एक दूसरे को अपने माध्यम से जागरूक भी करते रहें।
आपके पास आएंगे डॉक्टर नीरज जी, क्योंकि आप बाल रोग विशेषज्ञ हैं। आजकल देखा जा रहा है कि जो एक फ्लू और कोरोना का तो है ही, और फ्लू का भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बच्चों को लेकर और कितनी सतर्कता बरतनी चाहिए, कितना अवेयर होने की ज़रूरत है, क्या क्या सतर्कता बरती जाए जिससे हम फ्लू के लक्षणों से बच सकें? अनम्यूट करिएगा नीरज जी। डॉक्टर नीरज जी, आपसे हमारा सवाल है, अनम्यूट करिएगा। आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए आपके पास वापस लौटेंगे। डॉक्टर अशंक जी, आपके पास आएंगे। कोरोना का ये नया वेरिएंट को लेकर और क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, कितनी सजगता? देखिए, इस बारे में अभी जो हम लोगों को ये समझना होगा कि अब वो दौर तो निकल गया कोरोना का, जिसमें कि जब कोरोना नया आया था और जो 2 वेरिएंट उसके खतरनाक आए थे और जिसकी वजह से पूरा कोहराम मचा हुआ था। लेकिन अब हम उस फेज में आ गए हैं जहाँ पे कोरोना हमारे साथ पूरा टाइम रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा के लिए खत्म होने वाला है, ये हमेशा रहेगा। कुछ वायरल इन्फेक्शंस आपने देखे होंगे कि जो हमेशा होते रहते हैं लोगों को, और डॉक्टर बोलते हैं कि वायरल इन्फेक्शन हो गया है। तो इसी तरह कोरोना भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, और इसमें कभी भी कोई वायरल इन्फेक्शन थोड़ा खतरनाक बन जाए अगर उसमें कोई म्यूटेशन हो जाए। तो कोरोना का ये जो वेरिएंट अब ज्यादातर जो फैल रहा है, उसमें ये अंदेशा तो नहीं है कि ये बहुत खतरनाक होगा, लेकिन ये कब खतरनाक रूप ले ले या कब ऐसा हो जाए कि इसके वेरिएंट की वजह से दिक्कत आने लगे या केसेस गंभीर होने लगे, ये किसी को नहीं पता। ये तो टाइम के साथ ही पता चलता है। तो इसलिए जो बात सभी लोग बोलते हैं कि जो गाइडलाइंस एक जनरल गाइडलाइंस बनी हुई है, अगर आप जापान जैसे कंट्रीज देखेंगे तो वो हमेशा से ही इन गाइडलाइंस का पालन करते हैं। वो किसी महामारी को आने का इंतजार नहीं करते हैं, वो मास्क यूज करते हैं, और वो जो भी प्रॉपर गाइड, जैसे आप देखेंगे कि जापान जैसी कंट्रीज में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इन्फेक्शंस, इवन एलर्जीज मास्क यूज करने से लोगों को कम होती है। तो एक मास्क यूज करना, सोशल डिस्टेंसिंग तो चलिए बहुत मुश्किल है इंडिया जैसे पॉपुलेशन वाले क्षेत्र में, लेकिन अननेसेसरी भीड़ ना इकट्ठी करें, मास्क का प्रयोग करें, और एक जनरल गाइडलाइंस है कफ एटिकेट्स का अगर हम पालन करें तो ये तो हमें हमेशा के लिए करना चाहिए, इन चीजों से बचाएगा। दूसरी बात ये है कि अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो खाली कोरोना नहीं है, बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस और भी हैं, जैसे एडिनो वायरस और H3N2 इन्फ्लुएंजा, जो कि थोड़ा सीवियर फॉर्म में आ रहे हैं। हर मौसम से ये एक अलग टाइप के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं और लोगों को बिल्कुल कैसे पहचानेंगे कि ये कोरोना के सिम्टम्स हैं, ये फ्लू के लक्षण हैं, ये H2N3 के लक्षण हैं, कैसे हम इसे पहचान सकते हैं? आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ क्लिनिकल सिम्टम्स के बेसिस पे हम इनको पहचान लें ये बहुत मुश्किल है। हाँ, किसी एरिया में कोई डॉक्टर जो है वो इन चीजों को क्लिनिकल सिम्टम्स के बेसिस पे पहचान सकते हैं, लेकिन आम पब्लिक के लिए, लेमैन के लिए इसको सिर्फ लक्षणों के आधार पे पहचान पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कि अगर हमें इस मौसम में जब ये बता रहे हैं सर, आपके पास वापस लौटेंगे, एक दर्शक हैं, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। पवन जी हैं, मेरठ से जुड़े हुए हैं, अपनी राय साझा कीजिए पवन जी। सोनी, सबसे पहले मैं के न्यूज का धन्यवाद करना चाहूंगा कि के न्यूज हमेशा वो मुद्दे उठाता है जो जनहित से जुड़े होते हैं। आज फिर लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मुद्दे को के न्यूज ने उठाया है और उठाना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अब एक बार फिर कोरोना के साथ साथ जो फ्लू है उसके भी जो मरीज है वो लगातार सामने आ रहे हैं। बच्चे भी इसका संक्रमण का शिकार हो रहे हैं, साथ ही अन्य जो लोग हैं वो किसी भी उम्र के हो, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, चाहे वो महिला हो, सभी संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लगातार जिस तरह से अब चुनाव आ गए तो इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन सरकार के साथ साथ एक अपनी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम अपने आप उन नियमों का पालन करके, सतर्कता बरत के हम अपने आप को कितना सेफ रख सकते हैं, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, और हम दूसरे को भी अवेयर करें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। चंद्र प्रकाश दर्शक जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अजब किस्म का बुखार चल रहा है, ये
मेरी 70 के करीब एज है। मैं भी इस की लपेट में आया। इससे खांसी, जुकाम और नजला ये होता है, परंतु इसके साथ साथ इसका उपचार ये है कि जो गिलोय घनवटी है और गिलोय का जो काढ़ा है वो लेने से इसमें बहुत जल्दी आराम आता है। और खांसी के लिए जैसे शहद वगैरह लेने से काफी रिलीफ मिलता है। मेरा कहने का भाव ये है कि हम सरकार के ऊपर लांछन लगाएं। ये हमारे को आजकल ऐसा लगता है कि एक नैतिक अधिकार मिल गया उसकी तरफ से, सरकार की तरफ से कह लो चाहे कैसे कह लो, कोई भी कार्य हो हम सरकार के ऊपर दोषारोपण लगाते हैं। हम बिल्कुल, जब बिल्कुल अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है कि हम कितना सतर्क रहें, उन नियमों का कैसे पालन करें और अपने आप को स्वस्थ रख सकें। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। जी डॉक्टर अशंक जी, आपके पास आएंगे, आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए। आपसे सवाल था मेरा कि कोरोना और जो ये फ्लू, इसको कैसे हम पहचाने कि ये कोरोना के लक्षण हैं, ये फ्लू के लक्षण हैं। तो मैं वही आपसे यही बात कर रहा था कि किसी भी वायरल फीवर को, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो एडिनोवायरस हो, चाहे STN2 इन्फ्लुएंजा हो या कोई और हो, उसको पहचानने के लिए आम पब्लिक को उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही वो पहचानना आसान है उनके लिए। हमें क्या करना है, हमें प्रिवेंट करना है इन चीज़ों को एक जनरल बेसिक जो हमारी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करके। और अगर हम में से कोई भी संक्रमित होता है तो हमें उसके बाद एक प्रॉपर फिजिशियन को या पीडियाट्रिशियन को दिखाना है। ये प्रॉपर लोग हैं जो कि इनके लक्षणों के आधार पे इसको पहचान सकें, क्योंकि ज्यादातर वायरल फीवर्स की लक्षण सेम ही होते हैं, लेकिन किस सीजन में कौन सा वायरल फीवर है, वो कितना कॉम्प्लिकेट हो रहा है, उसके ऊपर क्या सुपर इम्पोज हो रहा है, ये सब जानना तो डॉक्टर्स की ही बात है। खासकर इसमें ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा एटिपिकल केसेस आ रहे हैं। कुछ जो जनरल फ्लू फैलता था हर सीजन में, उससे बहुत कॉम्प्लिकेट होके केसेस आ रहे हैं। तो इसलिए जनरल पब्लिक को बस यही सावधानी बरतनी है कि एक तो वो जनरल प्रिकॉशंस को फॉलो करें और दूसरा वक्त रहते अपने आप को प्रॉपर मेडिकल हेल्प की तरफ ले जाएं। घरेलू ट्रीटमेंट बिल्कुल, इसको भी आगे जानेंगे कि आखिर किस कंडीशन में चेकअप जरूरी हो जाता है, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर से किस सिचुएशन में मिलना चाहिए। एक दर्शक जुड़ चुके हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सुरेश अवस्थी जी हैं कानपुर से, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कीजिए सुरेश जी। मैं ये बताना चाहता हूँ जो ये भारतवर्ष में जो कोरोना की महामारी फैल रही है। हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं सुरेश जी। कोरोना की जो महामारी फैल रही है, इसमें सरकार को तो अभी से ही अलर्ट हो जाना चाहिए। सब लोगों की जांच होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई हिलावाली नहीं होनी चाहिए। और इसमें जनता को भी जो सरकार गाइडलाइन बतावे उस गाइडलाइन पे ही चलना चाहिए। और मास्क बांधना बहुत अनिवार्य है। अगर मास्क नहीं बांधेंगे महामारी और ज्यादा फैल सकती है, बिल्कुल, इससे जमीन का घातक बन सकता है। बिल्कुल, मास्क बेहद जरूरी है। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। तो जनता अवेयर भी है। जब से कोरोना आया तो कोरोना ने एक चीज तो सिखा दी है कि मास्क पहनेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। आपके पास आएंगे डॉक्टर नीरज जी, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। बच्चों को आजकल देखा जा रहा है निमोनिया, डायरिया और एक तरफ कोरोना का जो ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, चौंकाने वाले आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे और जो बच्चे हैं उनको और कितना कैसे सिक्योर किया जा सकता है? एक्चुअली नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज यादव हूँ, प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा अध्यक्ष। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो देखो फ्लू कोरोना दो अलग हैं। इसके बाद जो गैस्ट्रोएंटराइटिस है, टाइफाइड है, डायरिया है, मलेरिया है और हेपेटाइटिस है, ये सारी चीजें अलग हैं। ठीक, पहले फ्लू इसमें आजकल नया वेरिएंट आया है फ्लू का H3N2। इसके कारण बच्चों में सर्दी जुकाम के साथ साथ फीवर आ रहा है, फीवर हाई ग्रेड आ रहा है, खांसी काफी दिनों तक परसिस्ट रह रही है, काफी दिनों तक रहता है, सीवियर रहता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। कभी कभी बच्चों को जो कम उम्र के होते हैं, 1 साल से कम के बच्चे होते हैं, उनमें सांस लेने में दिक्कत इसके साथ साथ होती है, तो उन बच्चों को एडमिट करना पड़ता है। बाकी अगर 1 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो यूजुअली ओरल मेडिसिन से ही ठीक हो जा रहे हैं। और सेकंड जो आपने सवाल पूछा था जिसमें आपने कहा था डायरिया और हेपेटाइटिस, टाइफाइड फीवर,
एक्चुअली इन दिनों जो जैसे ही गर्मी का सीजन शुरू होता है, गर्मी के माह शुरू होते हैं, तो ऐसे में जो बैक्टीरिया द्वारा जनित बीमारियां होती हैं उनका इंसिडेंस काफी बढ़ जाता है। और इसमें एक डायरिया भी है। डायरिया दोनों से होता है, बैक्टीरिया करता है, वायरस करता है। रोटा वायरस मेन कॉज है। तो रोटा वायरस की तो आजकल वैक्सीन लग जाती है बच्चों में, क्योंकि गवर्नमेंट सप्लाई आ रही है, तो इस वजह से रोटा वायरस का इंसिडेंस कम हो गया है। लेकिन अदर जो बैक्टीरिया और अदर वायरसेस करते हैं उनका कोई वैक्सीनेशन नहीं होता है, तो वैक्सीनेशन इस कारण उनसे डायरिया होता है। और ये हेपेटाइटिस और टाइफाइड फीवर, ये जो ना तीनों चीजें दूषित खाना खाने से और दूषित पानी पीने से होती हैं। अगर आप जो है खाना साफ खाएंगे, बाजार के कटे फटे फल नहीं खाएंगे, बाजार से खुली चाट नहीं खाएंगे, घर में पानी ढक के रखेंगे, बाहर जाएंगे तो बोतल लेके जाएंगे, साफ पानी पिएंगे, और जो घर में रखेंगे खाना ढक के रखेंगे और बासा खाना नहीं खाएंगे। तो ये चीजें जो बैक्टीरियल जनित बीमारियां हैं उनका इंसिडेंस काफी कम हो जाता है। जैसे टाइफाइड, फ्लू में आपको जो है मास और कोविड को डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों के सिम्टम एक से ही होते हैं। लेकिन नीरज जी, अभी जो खबर हमने पढ़ी, 80 बच्चे डायरिया की चपेट में आ गए हैं, काफी पीड़ित हैं, आगरा की खबर है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे और कितनी सजगता बरतनी? वेंटिलेटर पर भी कुछ बच्चे हैं, ऑक्सीजन पर भी हैं कुछ बच्चे, और रोटा वायरस का आपने जिक्र किया कि इजीली गवर्नमेंट के उसमें अवेलेबल हो जाती है, लेकिन ये इजीली अवेलेबल नहीं होती है। ये मेरा पर्सनल भी क्वेश्चन है। इसमें एक्चुअली देखो, डायरिया होता है तो डायरिया में दो चीजें होती हैं, एक तो डिहाइड्रेशन और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, तो इसमें दो चीजें होती हैं। अगर इसके साथ साथ बच्चे में और कोई प्री मॉर्बिड कंडीशन है, मॉर्बिड कंडीशन जैसे बच्चे को मालन्यूट्रिशन है, उसके साथ बच्चा इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है बच्चा, और सीवियर एनीमिया है, तो ऐसे बच्चों में ये डायरिया घातक हो सकता है। क्योंकि बच्चे में जो लड़ने की क्षमता है वो काफी कम है। जो बच्चे हेल्दी हैं उनमें डायरिया हुआ है तो ORS सफिशिएंट है, क्योंकि वो दोनों पानी भी कवर कर रहा है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है उसको भी कवर कर रहा है। बिल्कुल। अगर बच्चे में डायरिया के साथ फीवर है, डिसेंट्री है, और डिसेंट्री का मतलब स्टूल में ब्लड आ रहा है, लेटरिन में ब्लड आ रहा है, इसके साथ साथ परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, तो ऐसे बच्चों को हम एडमिट करने, और मालनरिश्ड बच्चे हैं या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों को हम एडमिट करते हैं, जिससे उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सके, IV एंटीबायोटिक दी जा सके, जिससे जो है बच्चे की रिकवरी सुनिश्चित की जा सके। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर जी, देखा जाए अगर नीरज जी कि जो बच्चे हैं किस एज में ज़्यादा मतलब ध्यान देने की ज़रूरत होती है, डायरिया की चपेट में बच्चे जल्दी आती है, कौन सी वो एज है? ये यूजुअली जो देखा गया है कि डायरिया और जो URI और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं वो 1 साल से कम के बच्चों में सबसे ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है इनके इंसिडेंस कम होते चले जाते हैं, और 5 साल के बाद इनके इंसिडेंस काफी कम हो जाते हैं, नंगाटी के बराबर हो जाते हैं, सीजनल चेंज होता है, यूजुअली नजला होके खत्म हो जाता है। तो 1 साल से कम के बच्चे हैं जो इन्फेंट हैं, जिनको हम इन्फेंट बोलते हैं, इन पर इनका खास ध्यान रखना है। ऐसे बच्चों को अगर कोई दिक्कत होती है, सर्दी जुकाम होता है या फिर जो है डायरिया हो रहा है, क्योंकि डायरिया में क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है, फ्लूइड लॉस होने के कारण जो है बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाता है, और बाद में डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। डिहाइड्रेशन इस क्रिटिकल स्टेज पे पहुंचता है कि बच्चे का गुर्दा भी काम करना बंद कर देता है, बच्चा शॉक में चला जाता है। तो ये स्टेज ना आने पाए, क्योंकि बच्चे में जो लिक्विड का वॉल्यूम है, फ्लूइड का वॉल्यूम है, वो काफी कम है। जैसे एडल्ट में अगर 1 लीटर पानी लॉस हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर इन्फेंट में 200 ml पानी लॉस हो गया तो वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। तो इसमें जो देखा गया है कि इन्फेंट में 1-2 एपिसोड भी डायरिया के डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, तो आपको नजर रखनी है। अगर बच्चा जो है आंखें धस रही हैं, मुंह सूख रहा है, आंख में क्या कहते हैं, आंख से आंसू नहीं आ रहे हैं, बच्चा सुस्त पड़ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, और पानी नहीं पी रहा है
पानी नहीं पी रहा है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और अच्छे डॉक्टर को दिखाएं या गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में जाएं, वहां तुरंत फैसिलिटी लें और बच्चे का इलाज कराएं। बिल्कुल। डॉक्टर एस.एन. संखवार जी आपके पास आएंगे। खान पान के जरिए हम कितना इन वायरल से बच सकते हैं, कैसा हमारा खान पान होना चाहिए? हेलो जी, हाँ जी। खान पान के बारे में सभी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, पीडियाट्रिक के डॉक्टर साहब ने बताया और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी बताते हैं कि ताजा और स्वच्छ भोजन करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने तो क्लियर बताया कि पानी भी जो पिए तो अपनी बोतल का पिए, बाहर ना खाएं, कटे फल ना खाएं, अपना पानी लेकर के जाएं, दूषित पानी ना हो, दूषित खाना ना हो। संक्षेप में यही है कि ताजा खाना खाएं और जब भी खाएं तो देख लें कि पूरी तरह सुरक्षित है कि नहीं। और जैसे लोग नहीं पार्टी में खाते हैं, ऐसे खाते हैं, तो उसमें कुछ चीजें हैं अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा है। लोग बिल्कुल, आजकल देखा गया है शंखवार जी, देखा गया है कि फास्ट फूड का बड़ा क्रेज बढ़ गया है। जो आजकल आज का युवा है वो फास्ट फूड की तरफ ज्यादा जा रहा है, तो इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो भी आप बता दीजिएगा, कितना और होशियार या सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि फास्ट फूड तो जाहिर सी बात है नुकसान करता है। जी, नुकसान करता है और उसमें कुछ ऐसी चीजें मिली होती हैं जिसकी वजह से एडिक्शन भी बच्चों में डेवलप होता है, बच्चे क्या बड़ों में भी डेवलप होता है। बच्चे घर का अच्छा खाना, सादा खाना ना खा करके फास्ट फूड की ओर जो ज्यादा अग्रसित होते हैं और इससे कई परेशानियां होती हैं। जैसे कि कॉमन तो पेट की प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस होने लगती है, लूज मोशंस होने लगते हैं और तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं, मोटापा आने लगता है, बाद में मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, हाइपरटेंशन डेवलप होने लगता है और हाइपरटेंशन, मोटापा, इसकी वजह से ब्रेन की प्रॉब्लम भी होती है, अनिद्रा वगैरह इस तरह की बीमारियां होती हैं, यानी कि ढेर सारी बीमारियां होती हैं। तो हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली, स्वस्थ भोजन हो तब शरीर ठीक रहेगा। कहा गया है पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया। तो कृपा करके जो है इस बात पर ध्यान रखें, सभी लोग खान पान का विशेष ध्यान रखें, आहार, व्यवहार और विचार अच्छे हों, तभी सब कुछ हो सकता है। और ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है, ये नहीं कि सरकार पर डाल दिया, आप उल्टा सीधा करते रहे। जब कुछ हो जाए तो सरकार करे। सरकार ने तो पहले ही, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही गाइडलाइन बना रखी, आप पढ़ते नहीं है, फॉलो नहीं करते हैं और इसके बाद सरकार पर दोषारोपण करें, ये बिल्कुल न्याय उचित नहीं लगता है। बिल्कुल, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, कराए जाना चाहिए की जगह किया जाना चाहिए, इस शब्द का इस्तेमाल होना चाहिए। और साथ ही आचार, विचार, व्यवहार और सदाचार, ये जो मुख्य और महत्वपूर्ण बातें हैं, इनका बहुत गंभीरता से इनको लेना चाहिए। तभी जैसा कि कहा भी है CMS जी ने कि जो पहला सुख निरोगी काया, तो इसको बहुत गंभीरता से लिए जाने की ज़रूरत है। डॉक्टर अशंक जी आपके पास आएंगे, उससे पहले एक दर्शक जुड़ गए हैं, गिरीश शुक्ला जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं सब लोगों को भाई ये दुआ देता हूँ कि वह कोरोना और महामारी से बचे रहें, बच्चों को, सबको यही मेरी तरफ से दुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार के लिए कि जितने भी हॉस्पिटल हैं हमारे, छोटे बड़े जो भी हॉस्पिटल हैं हमारे देश के, उन सब जगहों पर सरकार एक फॉर्मेट निर्धारित करे सरकार की तरफ से, और वो फॉर्मेट उनके पास भेजे और नेट पे जो भी इलाज कराने आते हैं मरीज, उनके जो भी लक्षण हैं, जो भी डाटा हैं, किस तरह बीमार हुए, क्या किया था, क्या नहीं किया था, क्या दवा दी गई, ये सब डाटा हर अस्पताल में फीड किया जाए और उसको फिर राजधानी लखनऊ में जाकर के, फिर लखनऊ से दिल्ली में जाके उनको सबको एनालाइज करके ये रिसर्च की जाए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना और क्या दवा हमें ज्यादा कामयाब करती है। इससे हम महामारी से लड़ने में बेहतर रूप से अपने को साबित कर सकेंगे। जब तक हम डाटा नहीं इकट्ठा करेंगे हर जगह से, तब तक हम ऐसे ही भटकते रहेंगे, ये कर लो वो कर लो, और कोई मुस्तकिल चीज का हम प्रबंध नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इस बात का एक फॉर्मेट तैयार करे, वैज्ञानिकों जो सब अस्पतालों को दे वो डाटा फीड करे। बिल्कुल, इस बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। डॉक्टर अशंक जी आपके पास आएंगे। दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है, इनकी बात को साझा करते हुए। आजकल देखा गया है कि अगर फीवर आ गया है तो वो काफ़ी अरसे तक जाता है, और कई बार अगर खांसी आ रही है, और कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसा लगता है कि मुझे ज़ुकाम है, खांसी है, लेकिन बावजूद इसके ना ज़ुकाम समझ में आता है ना खांसी समझ में आती है। तो ये कैसा वायरल इफेक्ट है? ऐसा है कि यही बात है कि जो ये
वायरल फीवर अलग अलग तरह के होते हैं, तो कभी कभी इनमें से कुछ वायरल फीवर एटिपिकल फॉर्म में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और कभी कभी ऐसे वायरल फीवर्स आते हैं जो कि उस रीजन में जैसे नहीं फैले होते पहले कभी, तो ये अपने आप को थोड़ा सीरियस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। जैसे आजकल H3N2 इन्फ्लुएंजा जो है कुछ ऐसे रीजन्स में देश में फैल रहा है जहाँ पे वो पहले कम फैला था और थोड़ा चेंज फॉर्म में भी फैल रहा है। इसी तरह एडिनो वायरस है जो इतना ज्यादा कुछ सीजन में जिसमें वो नहीं फैलता था और अब उससे थोड़ा डिफरेंट और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में फैल रहा है। तो इन चीजों की वजह से जो हमारे अंदर की इम्यूनिटी जो पहले से जनरली जो फ्लू फैलते हैं वो साल दर साल लगभग सेम ही फैलते हैं। अब जब थोड़ा डिफरेंट होके ये फ्लू फैलता है तो हमारी बॉडी जो उसको रिएक्ट करती है वो थोड़ा डिफरेंट वे में करती है, इतना आसानी से उसको कंपनसेट नहीं कर पाती। तो इसलिए वो सिम्टम्स जाने में, उसकी परेशानी खत्म होने में टाइम लगता है। फीवर भी आता है तो हाई ग्रेड आता है, कई दिनों तक आता है, और अगर खांसी होती है तो वो महीने तक नहीं जाती। और इस बीच में हो सकता है कि उसके बाद कुछ सुपर एडेड इम्यूनिटी वीक होने की वजह से और कॉजेज होने की वजह से कुछ सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए और उस चीज को कॉम्प्लिकेट कर दे। तो इसलिए हमें इस सिचुएशन में यही एडवाइस है सबको कि पहले तो 1-2 दिन से ज्यादा हाई ग्रेड फीवर को घर पे अपने खुद की सेल्फ मेडिकेशन से कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, और कोई भी इस तरह के सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर को दिखाएं। और अगर खांसी लंबे टाइम तक चल रही है तो ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 बार दिखा दिया और फिर ना दिखाएं, 5 दिन के अंतराल पे दिखाते रहें, क्योंकि वो खांसी कब कॉम्प्लिकेट हो जाए उसका नहीं पता। लेकिन ज्यादातर आपकी बात सही है कि ये खांसी लंबे समय तक रहती है और ये चली जाती है, जो खासकर H3N2 इन्फ्लुएंजा की वजह से जो आ रही। जी, आपके पास आएंगे डॉक्टर नीरज जी। अगर देखा जाए तो गर्भवती महिलाओं को कितना सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि तरह तरह के वायरल सामने आ रहे हैं और इनसे अपना बचाव करना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, क्या गर्भवती महिलाओं को एक बदल रिस्क फैक्टर है कि ये कोई भी या कोविड हो रहा है या फिर जो है फ्लू है, तो ऐसे में कोविड फ्लू में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कोविड है तो कोविड में बच्चे में ट्रांसमिशन होने का भी चांस रहता है, बच्चे को भी कोविड होने का चांस रहता है। तो ऐसे में जो है यूजुअली जो मिनिमम कंटामिनेशन होने के लिए हम लोग एफर्ट करते हैं, जिसमें जैसे जो है बच्चे को मदर से शुरुआती पीरियड में हम दूर करते हैं और NICU में भर्ती करते हैं। जब बच्चा कोविड निगेटिव आ जाता है तब उसको मदर के साथ शिफ्ट करते हैं। वो उसमें मदर जो है ना मास्क लगा के रहती है, ब्रेस्ट फीड कराती है, हैंड वॉश फ्रीक्वेंट करती रहती है, लेकिन हम ब्रेस्ट मिल्क जरूर देते हैं बच्चे को, जिससे बच्चे को इम्यूनिटी मिलती रहे, फीड मिलता रहे और बच्चे को ताकत मिलती रहे। जिससे बच्चे को सबसे ज्यादा 3 चीजों की जरूरत होती है: सिक्योरिटी, फीड और तापमान। ये तीनों चीजें अगर मदर के पास बच्चा रहता है तो मदर तीनों चीजें प्रोवाइड करती है और बच्चा स्वस्थ और सुरक्षित रहता है। SN जी, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए आजकल बीमारियां तरह तरह की आई हैं, तो एक जो पर्यावरण में भी बदलाव देखने को मिलता है, मौसम का बदलाव भी आता है, तो बॉडी उस मौसम के बदलाव के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालती है। जब बीमार हो जाता है व्यक्ति तो देखा गया है जो सप्लीमेंट, जैसे कि कोई भी मेडिसिन, हम गए मेडिकल स्टोर में, हमने अपनी प्रॉब्लम बता दी और मेडिसिन ले लिया, तो इसके प्रति भी लोगों को अवेयर रहने की ज़रूरत है। इसमें एक्चुअली आपको जो है ना मेडिकल स्टोर पर सिम्टम बना के दवा दी जाती, उसने 2 शब्द पूछे, ठीक है, उसको कोई डायग्नोसिस नहीं बनाता वो, ठीक है, वो सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट करता है। उसके साथ साथ दूसरा ये है कि वो जो है ना केवल सुन के अपने आप को प्रिपेयर्ड कर लेता है, प्रिस्क्रिप्शन देख के प्रिपेयर्ड कर लेता है, नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल, नॉट अ मेडिकल स्टूडेंट, नॉट अ डॉक्टर, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि एडल्ट में तो चलो टेबलेट देता है, लेकिन बच्चों में क्या करते हैं, ये 5 ml दे देना, 10 ml दे देना, 3 ml दे देना, तो उससे बच्चों में तो काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि ना तो प्रॉपर डोज जाता है और ना बच्चा इम्प्रूव होता है, कहीं ओवरडोज जाता है, कहीं अंडर डोज जाता है, ठीक है। बच्चों का जो
डोज है प्रॉपर डोज होता है, बेड के हिसाब से दिया जाता है, जिससे ना बच्चे को ज्यादा डोज जाए ना ज्यादा बिल्कुल। कम इसके जाए, क्या और कुछ बच्चे को साइड इफेक्ट हो response- सकते हैं, उन साइड इफेक्ट को लेकर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या कुछ साइड इफेक्ट भुगतने पड़ सकते हैं, बॉडी में कैसे ये रिएक्ट करता है, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंकू जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मैं कुदरकोट औरैया से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि सरकारें तो काम कर रही हैं और करती हैं आगे भी, लेकिन जो परिस्थितियां आ रही हैं कि जैसे कि हमारी एक आशा बहन है यहाँ पे, तो उन्होंने कोविड के टाइम में ये परिस्थिति हुई कि लोगों में भ्रम थी, नेताओं ने भी भ्रम फैलाया कि इंजेक्शन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इस तरीके से करके। तो मैं उस टाइम के बताऊं कि 200 से 300 रुपए लेके फर्जी पर्चियां बनाई गई और कोविड के इंजेक्शन टीका जो है नहीं लगाए गए, और लोगों ने बहुत से किए, और उसका ये करते थे आधार कार्ड ला के ओटीपी मांग के आशा और ओटीपी लेके, और उसको जो है फर्जी सिरिंज ऐसी रख के और फोटो खींच के और हॉस्पिटल में दे। तो इस चीज को कवर करने की आवश्यकता है कि पब्लिक में। वैक्सीन को लेकर पिंकू जी? जी वैक्सीन, फर्स्ट टाइम में वैक्सीन, यहाँ सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनमें फर्जी पर्ची बन गई उनकी 200-200 रुपए में, लेकिन वैक्सीन एक भी नहीं लगा। तो फर्स्ट टाइम तो ये है कि बिल्कुल अवैध है, इसके वैक्सीन के नाम पर धन उगाही की गई लोगों से। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। आपके पास आएंगे SN संखवार जी। अगर देखा जाए दर्शक का जो सवाल था उसको लेते हुए, जो एक दिनचर्या, एक रूटीन होना चाहिए आम आदमी का, वो कैसा होना चाहिए जिससे वो स्वस्थ रहे? स्वस्थ रहने के लिए देखिए जरूरी है कि पहले भी चर्चा की जा चुकी है, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। स्वस्थ जीवन शैली में जो कंटेंट्स हैं जिन पर हमें ध्यान देना है कि हमें एक तो सादा संतुलित, जिसे कहते हैं ना कि संतुलित आहार, वो लेना है जिसमें कि प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, विटामिन हो, वो लेना। प्रचुर मात्रा में नींद लेनी है। नींद का समय 6 से 8 घंटे हमारे ऋषि मुनियों तक ने बताया है। हम जल्दी सोएं, जल्दी जागें, और इसके साथ ही साथ प्रतिदिन कुछ ना कुछ व्यायाम जरूर करें, और अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सजग रहें। अगर कोई बीमारी, कोई दिक्कत होती है, ये नहीं कि घर पे ही सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, अच्छे से डॉक्टर को दिखाएं, जो भी डॉक्टर जांच वगैरह बताएं वो भी करें। जैसे कि बच्चों के मामले में भी डॉक्टर साहब ने बताया कि लोग या तो दवा कम दे देते हैं या ज्यादा दे देते हैं, तो अधकचरा इलाज होता है, तो उस इलाज को ट्रीट करना भी फिर आगे मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह से कई बार दवाइयों का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और दवाइयां अच्छी तरह से इफेक्टिव नहीं होती हैं। इसी क्रम में देखा गया है ट्यूबरकुलोसिस में यही हुआ, ये आधी दवाइयां दी गई, आधी फिर नहीं दी गई, तो क्या हुआ, थोड़े समय खाई तो रेजिस्टेंट टीबी डेवलप हो गई, जिसको MDR टीबी कहते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। और स्वस्थ रहने के लिए, जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया, आधुनिक चिकित्सा शिक्षा भी यही कहती है कि समय से जागें, समय से खाएं, समय से पिएं, अपना नित्य प्रतिदिन व्यायाम करें, जंक फूड का उपयोग कम से कम करें, ताकि जो है आपके अंदर कोई ऐसी नई बीमारी या दिक्कत ना डेवलप हो। तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। आप स्वस्थ होंगे, आपका गांव स्वस्थ होगा, प्रदेश स्वस्थ होगा, राष्ट्र स्वस्थ होगा, और स्वस्थ राष्ट्र होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और नए नए कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये समय कब आएगा जब हम कहेंगे कि हम स्वस्थ भारत में रह रहे हैं, ये भी एक सवाल है अपने आप में। आपके पास आएंगे डॉक्टर अशंक जी। अगर देखा जाए वैक्सीन लगने के बाद फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज, किसी ने फर्स्ट सेकेंड नहीं लगवाया, बूस्टर डोज लगवा लिया, उसके बाद एक डर लोगों को लगा अब एंटीबॉडी क्रिएट हो गई है, हम पूरी तरह से प्रोटेक्ट हैं। तो जो ये वायरस आ रहे हैं, इसको लेकर एक तरीके से देखा जाए अब डर भी लोगों के जहन में नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अब ऑप्शन है हमारे पास और हमें इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। जी, ये तो जो विचार है ये गलत है, क्योंकि वैक्सीन तो एक पर्टिकुलर वेरिएंट से उसको प्रोटेक्ट कर रही है हमें। वो हो सकता है एक हद तक इम्यूनिटी हमें और भी जो क्रॉस वेरिएंट्स हैं और जो उसके मिलते जुलते वेरिएंट्स हैं उनसे दे दे, लेकिन कभी भी वो वेरिएंट अगर ज्यादा चेंज होगा तो वैक्सीन से वो प्रोटेक्शन नहीं रह जाएगा।
और वैक्सीन का प्रोटेक्शन एक लिमिटेड टाइम तक होता है। अभी तक तो ये रिकमेंडेशंस नहीं आए हैं कि अगर आपको बूस्टर डोज, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और उसके बाद बूस्टर डोज जो मिला है उसके बाद कोई डोज लेना है या नहीं। लेकिन वो रिकमेंडेशंस फ्यूचर में आएंगे। लेकिन ये समझ लेना कि अब वैक्सीन मिल गया है तो अब हम 100% सेफ हैं, ये गलत है। जिन लोगों को प्री मतलब पहले से कोई बीमारी है, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, बहुत सारी चीजें, वो ऐसी किसी दिक्कत से सफर करते हैं, कैंसर या कोई छोटी दिक्कत भी कह लीजिए, किडनी लिवर की कोई प्रॉब्लम, लंबे टाइम से कोई सांस की प्रॉब्लम, तो ये सब लोगों को कोमॉर्बिडिटी बोला जाता है। इन लोगों के लिए भले ही उनको वैक्सीनेट भी किया जा चुका हो, ये खतरे से खाली नहीं है कि उनको कोरोना इन्फेक्शन बार बार हो, दोबारा से हो। दूसरी बात यह है कि जो जनरल प्रिकॉशंस, अगर जिसकी मैं पहले से भी और सभी लोग बात करते हैं, बाकी दोनों डॉक्टर्स ने भी इसके लिए बात की है कि अगर जनरल प्रिकॉशंस हम लें तो उसमें तो कोई हार्म नहीं है। अगर हम अपने आप को मास्क से प्रोटेक्ट करें, अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग जिस हद तक फॉलो कर सकते हैं सिनेरियो में, उस हद तक फॉलो करें, अपने हाथों को बार बार वॉश करें, तो इसमें कोई हार्म नहीं है, हमेशा फायदा ही होगा। जैसे मैं अगर जापान का एग्जांपल लूं तो जापान ने बहुत हद तक ना सिर्फ डिजीजेस, ना सिर्फ बीमारियां, बल्कि एलर्जीज को भी कंट्रोल किया है जनरल पब्लिक में इस ऐसी कुछ चीजों से। और जापान में अगर आप देखेंगे तो जो लॉन्जिविटी है, जो लोगों की लॉन्ग लाइफ की है, वो 100 साल से ऊपर मैक्सिमम लोग जापान में है। सबसे ज्यादा लॉन्जिविटी जापान के लोगों में है। तो ये जो सरकार की तरफ से गाइडलाइन है, ये हमारे लिए ही है। हम इस चीज को छोड़ के कि हमने वैक्सीन ले लिया, अब हम बिल्कुल ही, ये उस तरह की बात है कि अगर हमने हेलमेट पहन लिया तो अब 100% हमारा एक्सीडेंट हो भी जाए तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपने हेलमेट पहना है, आप प्रोटेक्टेड है, इसका मतलब ये नहीं कि आप रैशली ड्राइव करें। तो सिमिलरली आपने वैक्सीन ले लिया, ठीक है, आप जिस हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जनरल प्रिकॉशंस लेके वो करें, और बाय चांस आप इन्फेक्ट हो जाते हैं तो जल्दी से जल्दी मेडिकल। बिल्कुल। फाइनल कमेंट डॉक्टर नीरज जी आपका ले लेते हैं। देखा गया कोरोना काल में भी, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ घरेलू ट्रीटमेंट का उपयोग किया। गिलोय का काढ़ा भी, एक दर्शक भी जुड़े थे, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। तो काढ़ा कितना कारगर साबित होता है? गिलोय इम्यूनिटी स्ट्रेंथ करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके साथ साथ गले में जो लोकल इन्फेक्शन होता है उसे भी कम करता है। तो एक्चुअली गिलोय का हमारे यहाँ कोई एविडेंस या इस पे कोविड पर कोई रिसर्च ऐसा नहीं हुआ है कि जो है हम उस पर स्ट्रांगली रिकमेंड कर सकें कि गिलोय लीजिए, आपको तो आराम मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो एविडेंस जो मेडिसिन्स का है, मेडिसिन्स में भी अभी बहुत ज़्यादा कोई दवा कोविड में कारगर नहीं है। लेकिन जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है टू प्रिवेंशन ऑफ कोविड। जिन्होंने वैक्सीनेशन लिया था उनको जब सेकेंड और थर्ड वेव आई थी तो उसमें जो है ना, जिनको वैक्सीनेटेड थे, जैसे मैं जब भी कोविड की वेव आई हम लोग इन्फेक्टेड हुए, डॉक्टर सभी इन्फेक्टेड हुए, ठीक है, क्योंकि हम 24 घंटे कोविड में ही रहते थे तो इन्फेक्टेड हुए। लेकिन जो है ना, जब थर्ड वेव आई तो उसमें जो है ना कोविड का, क्योंकि हम लोगों का वैक्सीनेशन का इम्यूनिटी डेवलप हो चुका था उस समय, ठीक है, तो हम लोगों को बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बस 1-2 दिन फीवर आया, उसके बाद खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये है कि वैक्सीन प्रोटेक्टिव है और डिजीज को प्रिवेंट कर रही है, रोक रही है, इसलिए वैक्सीनेशन जरूर कराएं। और वैक्सीनेशन जिनका जो हायर रिस्क में डायबिटीज है, जिनको ओल्ड एज है, कम उम्र के बच्चे हैं या इम्यूनिटी कमजोर है, तो ऐसे बच्चों में जरूर लगवाएं बूस्टर डोज, जिससे जो है इम्यूनिटी स्ट्रेंथन, बूस्टर डोज लगे, इम्यूनिटी स्ट्रेंथन रहे। लेकिन जो है इसमें देखा गया है इसका एंटीबॉडी लेवल, ठीक है, 2 महीने के बाद एंटीबॉडी लेवल गिरना शुरू हो जाता है कोविड में, ठीक है। 6 मंथ के बाद काफी फास्ट गिरता है। तो यूजुअली जो देखा गया है कि आफ्टर 6 मंथ और 1 ईयर के बाद देखा जाए तो इम्यूनिटी एंटीबॉडी का जो टाइटर होता है वो काफी कम हो जाता है। वो बॉडी को इन्फेक्शन रोकने में सहायक नहीं होती, लेकिन इन्फेक्शन रोकने में सहायक तो नहीं होती, लेकिन हमारी बॉडी में मेमोरी सेल उपस्थित हैं, वो तुरंत एंटीबॉडी प्रोटेक्शन शुरू करती हैं और कोविड से लड़ने में क्षमता प्रदान करती हैं, जिससे जो है हम लोगों को घातक बीमारी नहीं होती है, उसकी सीरियसनेस नहीं आती है, जिससे हमारी जान को खतरा ज्यादा नहीं रहता। बिल्कुल। डॉक्टर एसएन जी आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए स्वस्थ भारत
का निर्माण कैसे संभव है, क्योंकि तरह तरह के वायरस सामने आ रहे हैं और हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर कहें तो चुस्त दुरुस्त तो हैं, लेकिन फिर भी अव्यवस्थाएं सामने आ जाती हैं। तो कैसे हम स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे? डॉक्टर एसएन जी, फाइनल कमेंट आपका। डॉक्टर एसएन जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट करिएगा। जी मैम, जी मैम। जी, स्वस्थ भारत का निर्माण कैसे संभव है? चुनौतियां बहुत हैं, तरह तरह के वायरस सामने आ रहे हैं। काफी चुनौतियां हैं, और शिक्षा, स्वास्थ्य, दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी देश की नींव और रीढ़ होती हैं। तो उसके लिए ये कोई अकेले काम सरकार नहीं कर सकती, इसमें सभी लोगों को सोचना है, चिंतन करना है, लगे रहना है, तभी होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सभी को ज्ञान होना चाहिए। जब शिक्षित होंगे, आई सी ओनली दोज थिंग विच माइंड नो, तो जब तक दिमाग में नहीं पता होगा, जब तक शिक्षित नहीं होंगे, तब तक कैसे करेंगे? तो हमें स्वस्थ जीवन शैली के बारे में पता होना चाहिए सारा कुछ। और दूसरी बात यह कि जनसंख्या नियंत्रण बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि जब डिमांड एंड सप्लाई के बीच में गैप हो जाता है, तो जितना डिमांड उतना सप्लाई नहीं होगा, तो बहुत परेशानियां खड़ी होती हैं। तो स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाएंगी, सब कुछ चरमरा जाता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, जो कि मैं सोचता हूँ इस पे भी सबको ध्यान देना चाहिए, और ये व्यक्तिगत सभी लोगों को जिम्मेदारी होनी चाहिए। हम लोग स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, स्वस्थ विचार रखें, साथ में खान पान में विशेष रखें, बात का ध्यान रखें, और ये जो जंक फूड है। बिल्कुल, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय का अभाव होने के चलते चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया ये कीमती समय देने के लिए के न्यूज़ में। स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर आप स्वस्थ और निरोगी काया पा सकते हैं। आचार, विचार, व्यवहार, सदाचार, इनका पालन करके आप स्वस्थ रह सकते हैं। योगा और व्यायाम को अपने जीवन में अपनाकर आप स्वस्थ रह सकते हैं, और जो गाइडलाइंस हैं उनका सख्ती से पालन करें, ताकि आप स्वस्थ होने की दिशा में अग्रसर हों। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।